वो क्या खास बात है जिसकी वजह से कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं? क्या ये आप जानना चाहेंगे? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि वो क्या क्वालिटीज हैं, वो क्या विशिष्टताएं हैं, वो क्या क्या खासियतें हैं जो कि एक रेनोवियन के अंदर होनी चाहिए। तो ए से लेकर जेड तक क्वालिटीज के बारे में आज हम जानेंगे कि जो रेनोवियंस के अंदर होनी चाहिए ताकि वो इस बिजनेस में सफल हो सके। ह्यूमन एवोल्यूशन में कहा गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो बिल्कुल सही जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। डायनासोर आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि वो फिटेस्ट नहीं थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ठीक उसी तरह से अगर आप अपने आप को फिटेस्ट नहीं बनाते, अगर समय समय पर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, समय समय पर आपने अपने आप को बेहतर नहीं बनाते, तो आप धीरे धीरे बदतर बनते जाते हैं। और अगर आप बदतर बनते जाते हैं तो आप धीरे धीरे रिप्लेसेबल बन जाते हैं। तो आपको अपने आप को ग्रो करना है, आपको अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को और निखारना है, अपने आप को और तराशना है, नई नई चीजें सीखनी है और अपने आप को और बेहतर बनाना है। तो ये आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, आइए हम आज उन चीजों के बारे में जानते हैं जो कि एज अ रेनोवियन हमें ध्यान में रहनी चाहिए। और वो क्वालिटीज जो हमारे अंदर पहले से हो तो उनको और भी सुधार करके और भी आगे बढ़ाना है हमें। और अगर वो क्वालिटीज हम में ना हो तो हम लोग को धीरे धीरे वो क्वालिटीज ला करके अपने आप को परिपक्व करना है। तो ये हम लोग आज जानते हैं कि वो हमारी क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एम्बिशियस, ए फॉर एम्बिशियस। आपको महत्वाकांक्षी होने की जरूरत है। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं है तो आने वाले समय में आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, आप दम नहीं लगाएंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कहीं जाना ही नहीं है, कहीं कहीं पहुंचना ही नहीं है तो आप घर से निकलेंगे ही क्यों? लेकिन अगर आपको लंबी दूरी तय करनी होगी तो सुबह सुबह घर से निकलेंगे और मेहनत करेंगे। अमूमन दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अपनी मजबूरियों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो अगर आप अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप वक्त के दो कदम आगे नहीं चलेंगे, समय से दो कदम आगे नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ना करे आपको मजबूरियों के लिए या जरूरतों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। कड़ी मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है। चिड़िया को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ए या जो भी पशु पशु पक्षी हैं उनको खाना ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको नौकरी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कड़ी मेहनत तो करनी ही है, लेकिन कड़ी मेहनत से फायदा अलग अलग लोगों को अलग अलग होता है। क्योंकि अगर उनकी खुद की महत्वाकांक्षा के हिसाब से वो अगर काम करते हैं तो उनको मन वांछित फल मिलता है। लेकिन अगर अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं तो जरूरत ही पूरी होती है, जरूरत ही पूरी होती है और उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो लक्ष्य क्या है ये आपको निर्धारित करना है। आपकी क्या भूमि, आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, आपकी क्या डिजायर्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या आपके एस्पिरेशंस हैं, क्या एम्बिशन है, आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। जितना ज्यादा ज्वलंत इच्छा होगी, जितनी ज्यादा आपके अंदर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की जितनी ज्यादा ज्वलंत इच्छा होगी, जितनी ज्यादा तीव्र इच्छा होगी, उतना ही लंबी दूरी आप तय कर पाएंगे, उतने ही सफल आप हो पाएंगे। अगर आप जरूरत की जिंदगी के लिए मेहनत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप जरूरतें ही पूरी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षाओं के लिए मेहनत करते हैं, अपनी अभिलाषाओं के लिए मेहनत करते हैं, अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस के लिए मेहनत करते हैं, तो नीड्स तो पूरी होंगी ही, लेकिन नीड्स पूरी होने के अलावा और भी बहुत कुछ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपके पास मतलब चुनाव है कि आप क्या करना चाहते हैं। एज अ रेनोवियन, आप ट्रू रेनोवियन बन के, रेनोवियन की जो पहली क्वालिटी है महत्वाकांक्षी होना, आप वो करना चाहेंगे या आप सिर्फ जरूरतों की जिंदगी में ही सीमित रहना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ जरूरतों की जिंदगी में सीमित रहेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाएंगी। लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षाओं की के लिए मेहनत करते हैं तो जरूरतें तो पूरी होंगी, साथ में महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होंगी। तो आपके पास चुनाव है कि आप महत्वाकांक्षाएं और जरूरतें दोनों को पूरा करना चाहते हैं या सिर्फ जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षाओं को अपने दिल के ही अंदर दफन कर देना चाहते हैं, उसको आप मिट्टी डाल देना चाहते हैं उसके ऊपर, या आप उसको दम तोड़ देना तोड़वा देना चाहते हैं शरीर के अंदर अपने, मन के अंदर अपने। तो ये पहला स्टेप है, एम्बिशियस होना चाहिए एक रेनोवियन को। दूसरा बिलीफ, विश्वास ही है जो इस बिजनेस में हमें टिकाया हुआ है। यही कारण है कि जिसकी वजह से अगर कोई हमें हतोत्साहित करना चाहता है या अपने साथ जुड़ने के लिए अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहता है, तो सबसे पहले वो हमारी बिलीफ को तोड़ता है, सबसे पहले वो हमारी बिलीफ के ऊपर चोट करता है, हमारे कंपनी के प्रति विश्वास को डगमगाने की कोशिश करता है। बहुत सारी अलग अलग तरह की झूठी बातें कह के, बहुत सारी अलग अलग तरह की इधर उधर की मैनिपुलेटिव या मतलब
इधर की उधर, उधर की इधर बातें करके, अपनी तरफ से बहुत सारी नमक मिर्च लगा के, क्योंकि उसका तो एक मकसद है, उसका एक मकसद है अपनी कंपनी में जोड़ना। अगर आपको नेगेटिव नहीं करेगा तो अपनी कंपनी में जोड़ ही कहाँ पाएगा। इसलिए आपको नेगेटिव करना उसको अपनी कंपनी जोड़ने के लिए जरूरी है। इस वजह से वो अपने खुद के मकसद के लिए आपको नेगेटिव बोल रहा है। अभी तक तो नहीं आया, अगर वो इतना ही ज्यादा प्यारा इंसान था तो अचानक से उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ क्या कि कोई दिक्कत हो गई है? एकदम से अचानक से ऊपर वाला प्रकट हुआ और बोला कि वत्स तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो ऐसा ऐसा है। तो ये जो उनको जानकारी मिली वो रातों रात मिल गई क्या? यानी कि रातों रात तो नहीं मिली, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि फायदा हो रहा था, इसलिए पहले नहीं बताया। अब लगता है कि और ज्यादा फायदा चाहिए, इस वजह से बताने से ज्यादा फायदा होगा, इस वजह से आप बता रहे हैं। अभी तक तो नहीं बताया, 5 साल लग गए क्या जानने में? खैर, बिलीफ आपको बहुत जरूरी है बिजनेस में आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि अगर आपको खुद को बिलीव नहीं होगा तो आप किसी और को विश्वास दिलाएंगे कैसे? किसी और को विश्वास दिलाने के लिए आपके खुद के अंदर भी तो विश्वास होना चाहिए। तो आपको पहले प्रोडक्ट से के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको जो मार्गदर्शक हैं, आपके जो अपलाइन है, उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। कंपनी के ऊपर, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको अपने खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर किसी को आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है। वो चाहे कितना भी बड़ा 30 मार खान क्यों ना हो, कभी ना कभी वो कोई पैदा तो नहीं हुआ था ना 30 मार खान बन के। कभी ना कभी तो उसने भी शुरुआत की थी, कभी ना कभी तो उसको भी उत्साह मिला था उसके कोच से, उसके सीनियर से, उसके जो भी लोग थे उनको उससे उत्साह मिला था। तो आपको कॉन्सेप्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, आप प्रोडक्ट किस तरह से काम करते हैं वगैरह वगैरह, इस जिन चीजों को लेकर आपको बिलीफ की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। विश्वास के अभाव में आप लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वास बहुत ही प्राथमिक चीज है। बिना विश्वास के आप रेनोवियन, एक सच्चे रेनोवियन नहीं बन सकते। और ऐसा क्या विश्वास जो डगमगा जाए? ऐसा क्या बिलीफ जो डगमगा जाए? जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के लिए कोई कुछ कह दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? स्वाभाविक सी बात है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके माता पिता जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उनके खिलाफ आके कोई अगर कुछ कह दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपके खिलाफ आके कुछ कह दे तो आप क्या ऐसे ही सुन के चुप बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके प्रति, आपको विश्वास है, आप उनकी कही सुनी बातों को नहीं मानेंगे। ये मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोगों को विश्वास कराने के 5 तरीके होते हैं। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे इन 5 सेंस ऑर्गन्स को अगर आप यूज करेंगे किसी को विश्वास दिलाने के लिए तो आपका फायदा होगा। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह से बोल के कान से सुनाने की चेष्टा करते हैं, कान से सुना के विश्वास। तो कान तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है, लेकिन दूसरा सेंस ऑर्गन हमारी आंख है। आंख से दिखा के आप लोगों को विश्वास करा सकते हैं। आप नाक से सूंघा के विश्वास दिला सकते हैं। जी, ये भी हमारा स्मेल एक सेंस ऑर्गन है। किसी को चखा के विश्वास दिला सकते हैं, काढ़ायु आप चखा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी को आ, कान, आंख, नाक और आपकी जीभ हो गई, 4 हो गए। इसके बाद आप किसी को एहसास करा सकते हैं टच एंड फील करा के। टच भी एक जो है सेंस ऑर्गन है। तो आप जब किसी को विश्वास दिलाने के लिए इन 5 का इस्तेमाल करते हैं, या दो से ज्यादा सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को मानने के लिए विवश हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ मुंह से बोली हुई बात कान से सुन के एक सही पिक्चर नहीं बना पाती है, एक सही निष्कर्ष पे सामने वाले को पहुंचने के लिए मदद नहीं करती। तो अगर आप सुनाने के साथ साथ दिखा भी देंगे, सुनाने और दिखाने के साथ साथ आप चखा भी देंगे, चखाने के साथ आप एहसास भी करा देंगे, और अगर संभव हो तो सूंघा भी देंगे, तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स को अगर आप इकट्ठा यूज करेंगे तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। सामने वाले को विश्वास करने में ज्यादा आसानी होगी, या ज्यादा आपको लेक्चरबाजी करनी नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं। सुनना, देखना, सूंघना, चखना। और चखना मतलब आप कुछ और मत समझ जाइएगा, मैं चखने की बात कर रहा हूं, वो शाम वाले चखने की बात नहीं कर रहा हूं। खैर, तो आपको बिलीव की जरूरत है, और आप भी इन 5 चीजों को, 5 सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करके बिलीव करेंगे। और आप किसी को इन 5 सेंस, और आप खुद ही सोचिए कि जब आप भी किसी को बताने जा रहे हैं तो आप इन 5 सेंस ऑर्गन को कैसे यूज कर सकते हैं आपको इस प्रोडक्ट को बताने के लिए। ये चीज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, अपना खुद का दिमाग लगा के सोचिए। क्योंकि इंसान के 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इसी से हम लोग, मानव सभ्यता विकसित हुई है।
इन्हीं चीजों को और रिफाइन करके मानव सभ्यता विकसित हुई है। तो आप अगर इन पांचों या तीनों या चारों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह से विश्वास दिला पाएंगे किसी को, और उसका ऐसा मजबूत विश्वास बनेगा कि जो अडिग रहेगा वो कोई भी अंगद के पैर की तरह रहेगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा उस विश्वास को। तो आप इन पांचों सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करिए विश्वास दिलाने के लिए किसी को। इसके अलावा कमिटमेंट जरूरी है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे कि पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो तपस्या करते थे, और उनका कमिटमेंट था तपस्या के प्रति कि हमको चाहे जो हो जाए, हमको वो वरदान प्राप्त करना है, जो भी हमारे देवता हैं उनसे वरदान प्राप्त करना है। तो वो तपस्या में लग जाते थे। उस तपस्या के बीच में उनके शरीर से सांप लौट रहे हैं, कि अप्सरा नाच रही है, कि आंधी आ रहा है, कि तूफान आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंधी आए चाहे तूफान आए, वो टस से मस नहीं होते थे। तभी उनकी सारी परीक्षा लेने के बाद ऊपर वाला जो है वो ईश्वर जो है वो प्रकट होते थे, और प्रकट होने के बाद उनको कहते थे कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, और उनको तथास्तु कहते थे, ताकि उनको वो जो भी उनको वरदान चाहिए वो मिल जाए। आपको भी उसी तरह का कमिटमेंट चाहिए। क्या ईश्वर आपको आपकी लाइफ की सक्सेस देने के लिए आपकी इम्तिहान नहीं लेगा, आपकी परीक्षा नहीं लेगा? आपको क्या लगता है? आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा दुकान चेंज करने के लिए। जो भी सामान रेनेटस बनाता है वो सामान आपको बाहर से नहीं लेना है। अगर आप बाहर से सामान लेंगे तो जिससे ले रहे हैं उसकी दुकान चलेगी। अगर आप रेनेटस से लेंगे तो आपकी दुकान चलेगी। आप अगर आपकी साड़ी की दुकान है तो आप साड़ी किसी और दुकान से नहीं खरीदेंगे। आपका खुद का पेट्रोल पंप है तो आप पेट्रोल किसी और के पेट्रोल पंप से नहीं लेंगे। ठीक उसी तरह से रेनेटस के जो सामान मिलते हैं, जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को आपको रेनेटस से ही लेना है। ये कमिटमेंट आपको करना होगा, ये आपको वादा करना होगा, अपने संकल्प करना होगा। कमिटमेंट यानी कि संकल्प, वो भीष्म प्रतिज्ञा जैसा संकल्प आपको लेना पड़ेगा। तो आज देखिए, जिसने भी संकल्प लिया और उसके लिए आगे बढ़े, वो लाइफ में बहुत आगे बन गए। आप देखेंगे रत्नाकर डाकू ने संकल्प लिया तो वाल्मीकि बन गए। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया कि मैं बेस्ट क्रिकेटर बनूंगा, मैं बेस्ट गोल्फर बनूंगा, मैं अपने काम में बेस्ट बनूंगा, वो बन गए क्योंकि वो निरंतर प्रयास करते रहे और उन्होंने संकल्प लिया हुआ था। तो वो निरंतर उस चीज को लेकर प्रयास करते रहते थे। तो क्या आपने रेनेटस में सफलता का संकल्प लिया है? क्या आपने शॉप चेंज करने का संकल्प लिया है? क्या आप अपने क्वालिटी टाइम को रेनेटस में देने का संकल्प किया है? क्या आपने लिस्ट बनाने को, स्पॉन्सरिंग करने का संकल्प लिया है? क्या आपने फोकस किया है फॉलो अप करने पे? फॉलो अप हमारे बिजनेस में 95% भूमिका निभाता है। अगर आप फॉलो अप करने का कमिटमेंट करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस बच्चे को पालने में कमिटमेंट चाहिए, पौधे को बड़ा करने में कमिटमेंट चाहिए। कोई भी अच्छा से छोटा काम करने के लिए आपको कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप कमिटेड रहेंगे तो ही आप उस काम को सही तरीके से कर पाएंगे। तो डाइवर्सिटी, आपको अपने आप को, वॉरेन बफे ने भी कहा है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपको अलग अलग समय के अनुसार ढलना पड़ेगा, आपको ट्रेंड के अनुसार ढलना पड़ेगा। जैसे अभी का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं, लिंक्डइन का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे और भी ऐसे टूल्स हैं जिसका प्रयोग आप करके बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने मार्केटिंग प्लान में। आप सिर्फ टर्नओवर बोनस के भरोसे मत रहिए। आप जनरेशन एडवांसमेंट बोनस के ऊपर भी ध्यान दीजिए, रिटेल इनकम के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप जो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, कैश बोनस आपको मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी आप फोकस करिए, क्योंकि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो मिलता है। तो डाइवर्सिफाई आपको करने की जरूरत है, अपने रेंज को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। एक प्रोडक्ट अगर 20 कस्टमर लाके दे रहा है तो आपको दूसरा प्रोडक्ट भी 20 कस्टमर लाके देगा। उसके ऊपर फोकस तो करेंगे, जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे वो बढ़ जाएगी। तो आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, आपको फैलने की जरूरत है। बरगद का पेड़ भी मजबूत इसलिए होता है क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करता है, वो फैलता है। अब जो भी चीज डाइवर्सिफाई करती है वो मजबूत रहती है। आप देखिए कि पहले विप्रो जो है बल्ब बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग आईटी एंड सॉफ्टवेयर में आ गए। पहले ये जो भारती मित्तल थे वो जनरेटर बनाते थे पहले, उसके बाद वो बीटेल वाला फोन बनाने लगे, वो जो घुमा घुमा के हम डायल करते थे ना, वो बनाने लगे। फिर वो मोबाइल की सर्विस में आ गए। तो ऐसे ढलनशील थे। ऐसा उन्होंने कसम नहीं खाई थी कि नहीं हम तो जनरेटर ही बनाएंगे जिंदगी भर। अरे आपको ठीक है, आपको सफल होना है बिजनेस में, आप समय के साथ बदलिए। अगर समय के साथ अगर आप नहीं बदलते तो समय आपको मजबूरन बदल देगा, और वो जबरदस्ती वाला बदलना आपको तकलीफदायक होगा। तो आप समय के साथ बदल जाइए। आप वेट मत करिए कि समय आपको बदले, डाइवर्सिफाई करके रखिए। आपको ईगल फिलोसॉफी को मानना पड़ेगा।
ईगल की जो स्पिरिट होती है, एक बाज क्या करता है, बाज, ईगल को बाज कहते हैं। बाज की 80 साल की उम्र होती है टोटल, जिसमें से 40 साल का जब वो हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है। उसको क्या करना पड़ता है, अपने नाखून को खुद से तोड़ना पड़ता है, उसको अपने पंख को नोच नोच कर निकालना पड़ता है, अपनी अपनी चोंच को पत्थर में मार मार के तोड़ना पड़ता है। और वो तोड़ने के बाद, वो दुखदाई प्रक्रिया के बाद, वो यातनाएं सहने के बाद फिर से उसकी चोंच निकल आती है, फिर से उसके पंख निकल आते हैं, फिर से उसके बाजू मजबूत हो जाते हैं। और इस दौरान वो बिल्कुल भूखा प्यासा बैठा रहता है। तो आपको भी उस तरह का आप स्पिरिट चाहिए कि आप निरंतर अपने आप को बदलाव करने के लिए तैयार रहेंगे, आप निरंतर अपने आप के अंदर सुधार करने के लिए तैयार रहेंगे, आप निरंतर अपने आप को बेहतरी करने के लिए, सुधार करने के लिए आप तैयार रहेंगे। इसके अलावा ईगल हमेशा परेशानियों के ऊपर उड़ता है, तूफान हो चाहे कुछ भी हो तो बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। आपके जिंदगी में जितने भी तूफान हो, जितने भी परेशानियां हो, बिजनेस के जितने भी चैलेंजेस हो, आप अगर ईगल वाली मानसिकता रखेंगे और आप बिजनेस में ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल, तो आपको बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं उतना परेशान नहीं करेगी। अगर आपके बटुए में ताकत होगी, अगर आपके बैंक अकाउंट में ताकत होगी, तो छोटी मोटी परेशानियां आपको दिक्कत नहीं देंगी। फियर ऑफ फेलियर बहुत सारे लोगों को होता है, फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि आपको आज तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी जो कुछ भी पाया है वो डर से पार पाके ही लाया है, पाया है। वो डर से आगे वो लोग बढ़े हैं, डर का सामना उन्होंने किया है, फेलियर का सामना उन्होंने किया है, तभी जाकर वो आगे बढ़े हैं। तो आपको मतलब असफलता की संभावना से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि असफलता तो की संभावना तो हर चीज में रहती है, वो चाहे जो चीज आप पकड़िए। तो आपको फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं लाना चाहिए। रिजेक्ट हर किसी को किया जाता है, गौतम बुद्ध से लेकर हमारे मोहम्मद साहब से लेकर हमारे जितने भी मतलब जितने भी आपके पीर पैगंबर हुए हैं, किसी ना किसी तो उन्होंने रिजेक्ट किया ही होगा। साईं बाबा को भी बहुत सारे लोग नहीं मानते थे, वो लोगों को लगता था ये ढोंगी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, जीसस क्राइस्ट को भी लोग नहीं मानते थे, उनको उन्होंने क्रूसीफाई कर दिया, क्रॉस पे चढ़ा के मार डाला। तो आप देखिए कि रिजेक्शन का फियर आपको पीछे ना हटाए, आपको इस चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिजेक्शन का डर एक्चुअली रिजेक्शन से भी बड़ा होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग में उसको सोच सोच के एक हौवा बना लेते हैं और अपने दिमाग में उतना डर जाते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन से कि हम आगे ही नहीं बढ़ते। अगर आप सोचेंगे कि आप जब गाड़ी लेके तब घर से निकलेंगे जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, तो वो दिन कभी भी नहीं आने वाला दोस्त, कभी भी नहीं आने वाला। आपको कभी ना कभी कोई ट्रैफिक जाम मिलेगा ही, कभी ना कभी कोई लाल बत्ती मिलेगी ही, कभी कोई ट्रैफिक सिग्नल पे लाल लाल बत्ती मिलेगी आपको। तो आप ये सोच के कभी नहीं रख सकते कि जब सारे सिग्नल ग्रीन होंगे तब गाड़ी को घर से निकालेंगे, ऐसा होता नहीं कभी भी। तो आप आगे बढ़िए, जो लोग आपको मना करेंगे उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हर कोई हर चीज को हाँ कहता भी नहीं है, चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी हो। आपको क्या लगता है, ताजमहल हर किसी को पसंद आता है क्या? किसी को वो मकबरा ही लगता है, क्या करे, उसकी सोच जैसी। तो कहते हैं किसी ने चांद देखा और किसी ने पत्थर देखा, किसी ने चांद देखा तो किसी ने कीचड़ देखा, किसी ने चांद में भी दाग देखा तो किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा। तो ये आपकी दृष्टिकोण पे, आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। आप घबराइए मत फियर ऑफ रिजेक्शन से, किसी भी तरह के फियर ऑफ फेलियर से आप मत घबराइए। क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो आपको कभी भी वो मकसद प्राप्त नहीं होगा, वो आपका उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा जिसको आप पाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, फेथ इज फियर, फियर इज फेथ इन रिवर्स गियर। मतलब अगर आप आ, डरते हैं किसी भी चीज से, तो जो फेथ है उसके रिवर्स गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप गाड़ी सामने ना चला के अगर पीछे ही चलाएं तो एक्सीडेंट होने की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। ये मतलब ट्रैफिक का नियम है, या ट्रैफिक का एक आंकड़ा है कि मतलब 90% से ज्यादा लोग बैक करते समय या मतलब उनके पीछे वाले बम्पर में चोट पड़ती है, या एक्सीडेंट जो होता है पीछे से होता है। आगे से बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, पीछे से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो आप मतलब अगर आप डरेंगे तो आप रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहे हैं, आपके एक्सीडेंट होने की चांसेस जो है 90% से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको फियर ऑफ फेलियर या आपको डर सताना नहीं चाहिए, फियर फेलियर का। क्योंकि आप उससे लड़के आगे बढ़ेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। गोल सेटिंग करनी जरूरी है, जिन लोगों की गोल सेटिंग नहीं होती उनको सफलता शायद ही कभी मिले। और बहुत सारे लोग जो है
दिमाग में अपने गोल रखते हैं। आप सोचिए कि आज हमारे बीच में जितनी भी चीजें मौजूद है पुराने समय की, वो चाहे म्यूजियम हो, चाहे वो कोई पुराने ग्रंथ हो, अगर वो लोगों ने दिमाग में ही रखा होता, अगर उसको लिखा नहीं होता, तो वो आज लोगों के दिमाग में ही चल बसती। तो आपको लिख लेने की जरूरत है अपने गोल्स को, या जो भी आप पाना चाहते हैं उनको, आप गोल्स को लिख लेने की जरूरत है। तो जितना ज्यादा बड़ा गोल होगा, उतना ही ज्यादा प्रेरणा देगा आपको, और उतना ही आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप प्रयास भी उसी अनुपात में करेंगे जिस अनुपात में आपके जो गोल्स या आपके जो लक्ष्य है वो जिस अनुपात में होगा, उसी अनुपात में आप प्रयास करेंगे। आपको विनम्र रहना है। आप देखेंगे कि जिन पेड़ों पे फल लगे होते हैं वो पेड़ झुके हुए होते हैं। तो आपको विनम्र रहना है। आपको सबसे पहले ग्रास हॉपर बनेंगे, फिर पैराशूटर बनेंगे। पैराशूटर बनने से पहले या शिखर को छूने से पहले आपको बिल्कुल मतलब जमीन से सटी हुई कोई चीज बन करके सतह की जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको बेसिक्स को ग्रैब करना पड़ेगा और हम्बल बनना पड़ेगा। देखिए, मतलब अहंकार ना किसी का भी चलता नहीं है बॉस। अब जितने भी लोगों ने मतलब अहंकार किया है इतिहास में, वो सारे लोगों का आज नामो निशान नहीं है। एक समय में ऐसे बहुत सारे मतलब लोग थे, साम्राज्य थे। मौर्य साम्राज्य थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। आज के डेट में है क्या? नहीं है ना। फिर उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शासक हुए, जो चंगेज खान हुए, कुबलाई खान हुए, ऐसे बहुत सारे। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य हुआ। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी थी। तो आपको हम्बल रहने की जरूरत है। आपको विनम्र रहने की जरूरत है। आप चाहे किसी भी मतलब एक मुहावरा भी है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। यानी कि अगर आप विनम्र होकर किसी से बात करते हैं तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन आप चौड़ में रहते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा कोई तीस मार खान समझते हैं, तो लोगों को लगेगा कि आपके अंदर बहुत ईगो है। लोगों को लगेगा आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। और देखिए, एटीट्यूड तो आपके शरीर के साथ ही ऊपर चला जाता है। तो ऐसी चीज जो ऊपर चली जाए उसका गुमान क्या करना। लोग सोना खरीदते हैं, लोग घर खरीदते हैं, वो कोई छाती में लेके तो जाएंगे नहीं ना, ऊपर तो नहीं जाएंगे, यही रह जाएगा। तो जो चीज रह यहाँ जानी है उसको लेके गुमान क्या करना। लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत से, अगर आपने अपनी लगन से, अगर आपने अपने कर्तव्य निष्ठता से, अगर आपने हम्बल रहकर अपने लिए एक नाम बनाया, एक शोहरत बनाई, अगर आप के दिए हुए नॉलेज से अगर किसी को फायदा मिल पाया, तो वो फायदा आपके जाने के बाद भी यहाँ बना रहेगा, क्योंकि वो आपकी वजह से फायदा हुआ है। तो आप विनम्र रहिए। विनम्र रहने से आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में मिल पाएंगी। आपको बहुत सारे लोग कुछ सिखाएंगे। अगर आप विनम्र रहेंगे तो आप चौड़े होकर कभी नहीं सीख सकते। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया, मतलब नाभि में तीर लग गया और रावण के प्राण जाने वाले थे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, जाओ उससे कुछ राजपाट कैसे चलाना है वो सीख करके आओ, क्योंकि इसने सोने की लंका बनाई, ये बहुत समृद्ध था, बहुत जानकार था, पंडित था बहुत बड़ा। तो आप उससे जानकारी लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी तो एक तो कह रहे थे, अरे दुश्मन है वो, अभी अभी हमने उसको मारा है, उसके पास क्यों भेज रहे हैं मुझे। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, जाओ जाके सीख कर आओ। तो क्या हुआ कि लक्ष्मण जी जाके उसके सिर पे खड़े हो गए, सिर के पास खड़े हो गए, कपार पे खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा, हे राजन, हे रावण, आप हमें बताइए कि राजपाट कैसे चलाना है। तो रावण चुप रहा, रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब मतलब वो कंफ्यूज हो गए, लक्ष्मण जी कह रहे तो जवाब ही नहीं दे रहा है। तो राम जी के पास वो दोबारा आए और उनको कहा कि अरे उससे तो पूछा मैंने, उसने जवाब ही नहीं दिया। तो राम जी ने कहा, तुम कहाँ जाके खड़े हुए थे? तो बोले, हम सिर के पास जाके खड़े हुए थे। बोले, तुम पैर के पास जाके खड़े हो जाओ, तो फिर पूछो, वो जवाब देंगे। तो वो गए लक्ष्मण जी और पैर के पास खड़े होके उन्होंने सवाल पूछा, तो रावण ने जवाब दिया। जब आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, जब आप कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप चौड़ में रह के आगे नहीं बढ़ सकते। कभी आपको सीखना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को भांप रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको झुक के ऑब्जर्व करने से आप ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। आप जब चौड़ में रहते हैं ना, तो आपका मानसिकता ग्रहण करने वाली नहीं होती। और जब आप स्पंज नहीं बनेंगे, अब्जॉर्ब नहीं करेंगे चीजों को, तो आप तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वजह से आपको झुका रहना, हम्बल रहना जरूरी है। आप झुके रहकर बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चौड़ में आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपको डाउन टू अर्थ रहना है। इससे भी बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग आपको अच्छी नजर से देखते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बातों को मानते हैं अच्छी तरह से।
अगर आप किसी से हम्बल तरीके से बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी सम्मान करें, आपकी बात को सुने माने। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती जबरन या चिल्ला चिल्ला के किसी से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि मानसिक रूप से उनके ऊपर कोई चिल्ला रहा है। आप सोचिए कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, तो आपको लगेगा ना, अरे यार क्यों चिल्ला रहा है, ये दूर हो जाए यार, क्यों चिल्ला रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, आराम से बात करना। तो तो बेसिकली आपको हम्बल रहने की जरूरत है। और हम्बल जब आप रहेंगे तो आपकी टोन में, आपकी शारीरिक भाषा शैली में एक अद्वितीय ताकत आ जाती है, एक अकल्पनीय ताकत आ जाती है। जब आप किसी से हम्बल तरीके से बात करते हैं तो वो काम जो आप कड़े होकर कभी नहीं कर सकते, वो हम्बल होकर आप आसानी से कर लेंगे। तो हम्बल होकर आपका काम बनेगा ज्यादा, बिगड़ेगा कम। तो आपको हम्बल रहने की जरूरत है। आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप को अपने अंदर इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपको यहाँ पे कोई पैसे डालने को कह रहा है। जैसे आप अच्छी खुराक लेते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका शरीर बनता है, ठीक उसी तरह से आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अपने अंदर इन्वेस्ट का क्या मतलब हुआ? आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप अच्छे टिप्स सुनते हैं, अच्छे वीडियोस सुनते हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स में जाते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, आप नए नए किताबें पढ़ते हैं जिससे आपको जानकारी मिलती है और अपने आप को आप विकसित करते हैं। आप अपने आप को कोयले से हीरे बनाने की प्रक्रिया में डालते हैं। अच्छा, आपको पता है कि कोयले की खदान से ही हीरे को निकाला जाता है। हीरे की अलग कोई खदान नहीं होती, वो कोयले की खदान से ही निकलता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है कोयला, तो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहने की वजह से कोयला जो है, कोयला भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है। तो जब बहुत ज्यादा दबाव में रहता है तो वो डायमंड बन जाता है कोयला। तो आप देखेंगे कि अपने आप को आपको निखारना है और निखारने के लिए प्रेशर की आवश्यकता है। तो आप जब अपने आप के प्रेशर लेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं 4 प्लान दिखाऊंगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं 15 पे पन्ने हर दिन किताब के पढ़ूंगा, मैं टेप्स डेली सुनूंगा, मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स को अटेंड करूंगा। तो आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक तरह का दबाव लेते हैं, जिस दबाव से बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते हैं। एरोप्लेन उड़ता है दबाव से, वो जो इंजन उसका प्रोपेलर होता है, वो पीछे आग छोड़ता है, या पीछे मतलब उसका इंजन का जो टरबाइन है वो पीछे ये छोड़ता है और वो इंजन उसको प्रोपेल करता है आगे। जेट इंजन का भी वही है जो अंतरिक्ष में जाता है। तो वो दबाव की वजह से वो आगे बढ़ता है, वो एस्केप वेलोसिटी को एस्केप कर पाता है, एस्केप वेलोसिटी को तोड़ पाता है। तो आपके अंदर भी आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, अपने हाव भाव में, अपने प्रेजेंटेबिलिटी में, अच्छे कपड़ों में, अच्छी बातचीत करने के तरीके, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी ये सारी चीजें अगर आप अपने अंदर लाते हैं तो आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ेंगे और आपकी सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको इलनेस से वेलनेस में अपने आप को बदलाव करना है। एक अच्छा रेनोवियन हमेशा इलनेस को नहीं, वेलनेस को प्राथमिकता देता है, वेलनेस को फोकस करके चलता है। आप जॉब मेंटालिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, एवरेज मिडिल क्लास 90 दिन दूर होते हैं बैंकरप्सी से। बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन में भी ये दिक्कत आई थी कि जब जॉब बंद हो गया या जॉब में इनकम कम हो गई तो उनको 1 महीना 2 महीना भी अपना घर चलाने में दिक्कत होने लगी। तो सोचिए कि 2 4 6 महीने अगर बंद होने की वजह से मतलब खाने पीने के लाले पड़ गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। तो आपको हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना था कि अगर हम यंगस्टर्स को नर्चर करेंगे जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको जॉब मेंटालिटी है तो आप जॉब मेंटालिटी के साथ भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि आप अपने आईआरडी के नौकर हैं, आप अपने आईआरडी के अंडर में जॉब कर रहे हैं। आपकी आईआरडी जो है वो आपकी मालिक है और आप आईआरडी के नौकर हैं, आप आईआरडी के अंडर में जॉब कर रहे हैं। तो आईआरडी को बेहतर करने के लिए आपको जो जो जॉब करना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, लोगों को मीटिंग करनी है, लोगों को ग्रो कराना है, ये करने में आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आपको अगर जॉब मेंटालिटी रखनी ही है, मान लीजिए आपने काफी 10 साल 20 साल 25 साल जॉब किया है और ये जॉब मेंटालिटी आपके अंदर कूट कूट कर भर गई है, तो आप जॉब करिए, अपनी आईआरडी के अंडर में जॉब करिए। आप सोचिए कि अपनी आईआरडी को डेवलप करने का जॉब है आपका, तो आप उस जॉब जो कर रहे हैं वो आईआरडी का जॉब करिए, आईआरडी के अंडर में जॉब करिए, तो आपका बिजनेस फलने फूलने लगेगा। आप जॉब की मेंटालिटी के साथ भी, आप क्योंकि आप अपने सोच रहे हैं कि आप आईआरडी के अंडर जॉब कर रहे हैं, आपकी आईआरडी आपकी बॉस है, आपकी आईआरडी आपका रिपोर्टिंग सीनियर है। तो जो भी आप करेंगे तो वो आईआरडी खुश होगी तो आपके पास पैसा आएगा। तो आप आईआरडी को फलने फूलने के लिए, आप आईआरडी को और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए जॉब कर रहे हैं।
उस जॉब के लिए आपको जो भी करने की जरूरत है वो कर रहे हैं। तो IRD के जॉब मतलब एम्प्लॉय बनिए। अगर आप मेंटालिटी जॉब मेंटालिटी है ही, तो जॉब मेंटालिटी को भी आप लोग पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं एक सफल रेनोवियन के तौर पे। अच्छा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सारे यहाँ जवान लोग आए हैं, आप उत्साहित मत हो जाइए। मैं सुबह सुबह आपको ऐसा ये करने के लिए नहीं कह रहा। इसका मतलब अनुवाद है, या ये एब्रिविएशन है, ये संक्षिप्तीकरण है। इसका मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अरिंदम चौधरी की एक किताब है, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, उसमें ये प्रिंसिपल पहली बार सामने आया था। तो आपको ब्रीफ और टू द पॉइंट बातें करनी है। किसी के सामने लंबा चौड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आपको संक्षिप्त में देना है। आप देखेंगे कि जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी दलील जब पेश करते हैं तो बहुत सारी लंबी लंबी बातों को वो बिल्कुल संक्षिप्त में टू द पॉइंट बनाकर और फिर उस बातों को जज साहब के सामने रखते हैं। वो मतलब लंबी चौड़ी बात करेंगे तो उतना समय नहीं है जज के पास, उतना समय नहीं है कोर्ट के पास। तो वो बिल्कुल संक्षिप्तीकरण करके समरी बना के फिर लोगों का केस जो है प्रस्तुत करते हैं। तो आपको भी वैसे ही संक्षिप्त करना है। आपको भी बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, बिल्कुल सरल तरीके से बातों को रखना है। आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है, लीडरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है। आपको अपने जितना ज्यादा आप विकास करेंगे, जितना ज्यादा आप ज्ञान वाइज बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये आपको सीखना ही नहीं, सिखाना भी है। एक लर्निंग एटीट्यूड, एक सीखने की मानसिकता अपने ग्रुप के अंदर और अपने अंदर ढालनी है। इसके अलावा आपको मोटिवेशन भी चाहिए। देखिए, कहते हैं इफ यू मोटिवेट अ फूल ही बिकम्स अ मोटिवेटेड फूल, ऐसा योगेश सर कहते हैं। तो आपको किसी को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट नहीं करना। सिर्फ मोटिवेशन से उसको नहीं पता चलेगा कि करना क्या है। तो आपको उसको सिखाना है कि रोड मैप क्या है, आपको उसमें चलना कैसे है। और चलने के समय अगर कभी हतोत्साहित हो गए तब मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। आप याद रखिए कि मोटिवेट शब्द में मोटिव, MOTIVE, या मोटिव शब्द भी छुपा हुआ है। अगर आपका मोटिव नहीं होगा, अगर आपका मकसद नहीं होगा, तो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर आपका मकसद है और आप उस मकसद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो आपको किसी मोटिवेटर की जरूरत भी नहीं है। आपके अंदर स्वयं मोटिवेशन रहेगा। तो मोटिवेशन एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है, एक क्षणभंगुर की तरह काम करता है, बहुत कम समय के लिए लास्ट करता है अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जाए तो। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन, अगर आप प्रेरित हैं किसी चीज को करने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ है किसी चीज को करने के लिए, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है और आपको कोई टस से मस कर भी नहीं सकता। तो आपको उत्साहित रहना है, और उत्साहित रहने के साथ आपका रोड मैप क्या है ये आपको जानना है, और उस मैप को फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है। आपको नेचुरल रहना है, न्यूट्रल रहना है बिल्कुल। आप जैसे, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे जैसा व्यक्ति हूं, मैं उसी तरह से ट्रेनिंग देता हूं। मैं योगेश सर की तरह ट्रेनिंग देने की चेष्टा नहीं करता, मैं ऋषिकेश सर की तरह ट्रेनिंग देने की चेष्टा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरा व्यक्तित्व अलग है, मेरे बात करने का तरीका अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। तो जैसी मेरी पर्सनैलिटी है मैं वैसी ही बातें करता हूं आपसे। और मैं अभी जो बातें कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी ऐसा ही हूं। तो आप जैसे हैं व्यक्तिगत तौर पे, आप उसी तरीके से बातें करिए। आपका जो मेंटालिटी, जो आपकी मानसिकता है, उसी तरीके से आप बात करिए। आपको जो बात करने का जो लहजा है, आपके बात करने का जो तरीका है, आपके बात करने का जो स्टाइल है, आप उसी तरीके से बात कर, क्यों बात ही तो करनी है ना। इस बिजनेस में हमें नेचुरल रहना है, ऐसा नहीं, बनावटी नहीं बन जाना है। अचानक से हम कोई स्क्रिप्ट पढ़ने लगे, सर सर जी जी ओ माय गॉड, ऐसा कुछ हुआ बना दिया हमने, अपनी भाषा शैली, अपना बात करने का तरीका बदल दिया। तो जो लोग भी अभी तक हमसे वाकिफ थे, जो लोग हमसे अभी तक जानते थे हमें, वो सोचेंगे अरे यार इसको क्या हो गया है, तो बड़े अजीब तरीके से पेश आ रहा है। तो अगर उनको ऐसा लगेगा तो वो आर्टिफिशियल नहीं होना हमें, या किसी चीज को हमें एग्जैजरेट नहीं करना, तिल का ताड़ नहीं बनाना, या फेक बिहेवियर नहीं करना। एक रेनोवियन ऐसा कभी भी नहीं करता, वो नेचुरल रहता है और वो न्यूट्रल रहता है हर चीज को लेकर। साथ ही साथ आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए, आपको सकारात्मकता चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है वो सकारात्मकता का बिजनेस है। जब आप सकारात्मकता बोएंगे तो बहुत सारी सकारात्मकता पाएंगे। जब आप नेगेटिविटी बोएंगे तो आपको 10 गुना नेगेटिविटी मिलेगी। तो आपके दिन भर के सारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब एक मुहावरा भी है, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। यानी कि हमें कहा जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि आप शुभ शुभ बोलिए, पॉजिटिव बातें बोलिए। या गुजराती में एक कहावत है, रोतो वो जा मर्यानी खबर लाओ। मतलब रोते हुए जाओ और बुरी खबर लेकर आओ। मतलब अगर तुम पहले से ही रोते हुए जाओगे तो बुरी खबर लेकर आना निश्चित है। तो आपको
सकारात्मक रहना है, नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देना है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप एक बहुत बड़े सफेद दूध के अंदर अगर आप थोड़ा सा काला रंग डाल देंगे तो पूरा का पूरा दूध काला हो जाएगा। आपने जरा सा काला डाला है, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर डालने से आपका पूरा व्हाइट जो है पूरा ब्लैक हो जाएगा। काला कलर जरा सा है, लेकिन वो पूरी थोड़ी सी नेगेटिविटी आपके पूरी पॉजिटिविटी की धज्जियां उड़ा सकती है। और जैसे कि एक बहुत बड़ी नाव में, एक बहुत बड़े जहाज में अगर एक छोटा सा छेद हो जाए तो हो सकता है छोटे छेद की वजह से नाव को डूबने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन नाव डूबेगी जरूर। तो अपने विश्वास में, अपने सपनों में आप छेद मत होने दीजिए, किसी को भी अपने सपने चुराने मत दीजिए। आप हमेशा एक नेवर से डाई एटीट्यूड रखिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो चट्टान को भी हिला सकती है। तो आप विश्वास रखिए, पॉजिटिविटी का ये करिए। आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत है और प्रोडक्टिव होने की जरूरत है। हम एक प्रोफेशनल काम करते हैं। आप देखिए कि अगर कोई डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, तो वो आपको हाफ पैंट में घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनके कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं जो उनको तब भी पालन करने हैं जब वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो आमतौर, अगर कोई जज है तो जज क्या टोपी और बरमूडा पहन के घूमेगा क्या? वो नहीं घूमेगा। उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक पब्लिक इमेज है, उसकी एक समाज में एक इज्जत है, तो वो उसके अनुसार ही कपड़े पहनेगा। तो आप भी एक रेनोवियन है, आप भी एक समृद्ध व्यक्ति हैं, आप भी एक हेल्थ का काम कर रहे हैं, तो आपको भी उसी अनुसार अपने कपड़े पहनने, उसी अनुसार अपनी पर्सनालिटी को ढालना है और आपको प्रोडक्टिव रहना है। बहुत सारे लोग अपने समय को प्रोडक्टिवली यूज नहीं करते, समय कैसे भी करके बिता देते हैं, अड्डा मारते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और इधर उधर की बातें करने में अपना फिजूल वक्त जो है बिता देते हैं। वो समय कभी दोबारा नहीं आएगा। कोई आपका घर घर चुरा ले, कोई गाड़ी चुरा ले, घोड़ा चुरा ले, बैंक बैलेंस चुरा ले, आप उसको दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका वक्त चुरा लेगा ना तो वो वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आपको अपने वक्त को इंसाफ करना है, वक्त के साथ आपको प्रोडक्टिव रहना है, सिर्फ बिजी नहीं रहना है, आपको प्रोडक्टिव रहना है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो समय मैंने दिया उससे कितना सीसी हुआ, ये जो समय मैंने दिया उसमें कितने लोग जुड़े, ये जो समय हमने दिया उसमें कितना डेमो हुआ, ये जो समय हमने दिया इसमें हमें क्या मिला। अगर सिर्फ आपका मनोरंजन हुआ, बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, बहुत सारे लोग रील देखते हैं, वो रील मनोरंजन के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर का डायलॉग देते हुए कोई आया और उसने लिपसिंग कर दी और वो मतलब ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, उससे बिजनेस का क्या फायदा हुआ भैया? आपका मकसद क्या है? बिजनेस करना आपका मकसद है या मनोरंजन करना आपका मकसद है? खैर, अगर मनोरंजन करना आपका मकसद है तो शायद आप गलत बिजनेस में हैं। हम लोग सर्कस नहीं चलाते हैं, या हम लोग मनोरंजन के बिजनेस में या फिल्म इंडस्ट्री का काम नहीं करते, हम कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का काम नहीं करते। हमारा मकसद मनोरंजन करना नहीं है, हमारा मकसद बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना है, लोगों को प्रभावित करना है और अपने साथ जोड़ना है। अगर कोई गाना गा के रील बना रहा है, कोई डायलॉग बोलते हुए रील, इससे बिजनेस का क्या लेना देना भैया? तो आप अपने समय को पॉजिटिवली व्यवहार कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, ये आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। मैं कौन होता हूं बताने वाला? आपको अपने मतलब अंतरात्मा से जवाब आ जाएगा, आपको अपने जहन से पूछना है। जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। इन्होंने क्या कहा जावेद अख्तर साहब ने? फाइटर हमेशा जीतता है। तो आपको लड़ना है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। और मतलब बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर क्विट ही करना था तो ज्वाइन ही क्यों किया भैया? ज्वाइन किए तो एक मकसद से किए थे। और अगर आपका मकसद जीवित है, अगर आपका सपना, आप सपने के साथ समझौता कर रहे हैं छोड़ करके, आपने इतना समय दिया, वो समय जो कभी वापस नहीं आएगा, तो आपने जब आधा कुआं खोद ही लिया है तो थोड़ा और खोद लीजिए, पानी निकल आएगा। लेकिन कभी कभी हमारा काम करने का तरीका सही नहीं होता, लेकिन हम दोष देते हैं कंपनी को। हम जो भी, अच्छा, कोई भी अगर किसी और को कुछ बुरा कह रहा होता है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं गलती उसके अंदर भी होगी, लेकिन वो अपनी गलती तो नहीं बताएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी अपनी गलती नहीं बताता, वो सामने वाले की गलती बताता है। आप रोड पे भी दो लोगों को झगड़ते हुए देखेंगे तो ए बी की गलती निकालेगा और बी ए की गलती निकालेगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरी भी गलती थी। लेकिन ताली को एक हाथ से तो बजती नहीं है। तो खैर, आपको क्विट करना एक सोल्यूशन नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपको
मेहनत करनी है और आपको मैदान छोड़कर भागना नहीं है। हम भगोड़े नहीं है, हम क्विटर्स नहीं है, हम विनर्स हैं। हम रेनोवियन एक विनर है, क्विटर कभी भी नहीं है। इस वजह से आपको क्विटिंग एक बीमारी है। आपको कभी भी क्विट नहीं करना है इस बिजनेस को। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बच्चों को पालने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, अपने जॉब को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। आपको कोई भी काम अगर मजबूती से करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने बिजनेस को अच्छा बनाना चाहते हैं, लाइफ में हर सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपकी आईआरडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, प्लान दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, फॉलोअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपका जो भी काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी अपलाइन की नहीं है। आपकी आईआरडी पे आपके पास पैसा आ रहा है, आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। आपकी अपलाइन का काम है आपको सिखाने का, आपका काम है आपकी डाउनलाइन को सिखाने का। तो आपको यहाँ पर इसी तरीके से काम करना है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन के ऊपर अपना बॉडी फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, तो दीवार में ऐसे अपना वजन अपने अपलाइन के ऊपर पूरा डाल देते हैं, और वो अपलाइन जो है अपना वजन भी संभालती है और डाउनलाइन का वजन भी संभालती है। अपना पूरा वजन पूरा अपलाइन को दे देते हैं। क्यों भाई? आपके आईआईडी का पैसा भी अपलाइन के पास जाएगा क्या? आप अपने बिजनेस का बेस बना रहे हैं, आप अपलाइन के बिजनेस का बेस बना रहे हैं क्या? आप अपने लिए जुड़े हैं कि अपलाइन के लिए जुड़े हैं? अच्छा आप बताइए कि पैसा अपलाइन को क्या आप दे रहे हैं कि कंपनी दे रही है? जो काम हो रहा है उससे उन्होंने जितनी मेहनत की उसका पैसा उनके पास कंपनी के द्वारा आ रहा है, आपके द्वारा तो नहीं आ रहा है। आप अपने लिए जुड़े हैं कि अपलाइन के लिए जुड़े हैं? आप कोई समाज सेवी तो है नहीं, आप अपने लिए जुड़े हैं। तो आपकी आईआरडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, आपको सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बिजनेस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। हाँ, शुरुआत में अपलाइन आपको गाइड जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर गोद में लेकर रखेगी नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के इस बिजनेस को करना मुश्किल है, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बिजनेस है। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आएगा तब तक मुश्किल होगी आपको इस काम को और लोगों को विश्वास दिलाने में। आपका पहनावा ओढ़ावा अच्छा होना चाहिए, उससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आपको सेल्फ अश्योर्ड रहना है, आपके अपने काबिलियत के अंदर आपको विश्वास होना चाहिए। आपकी अपनी जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। आपको सामने वाले को बड़ी पिक्चर दिखानी है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। प्लान खुद दिखाना है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी और को कॉन्फिडेंस कर भी नहीं सकते। तो अगर आप किसी और को कॉन्फिडेंट करना चाहते हैं बिजनेस के संदर्भ में, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत है। टॉक टू पीपल, लोगों से बात करनी है, टीटीपी करना है। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा। जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना बात करने का जो तरीका है आपका उतना निखर जाएगा। आप जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे, लोगों का हाव भाव, लोगों का मनोविज्ञान आपको और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप देखेंगे जो लोग दुकान में बैठते हैं, किसी भी तरह की दुकान में, वो लोग ग्राहक को देखकर समझ जाते हैं कि किस तरह का ग्राहक है, इसको क्या बताना है, क्या दिखाना है, इसकी ये कुछ लेगा या नहीं लेगा, उनको एक अंदाजा होता है। तो आपको भी इसी तरह से जब आप ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो आपको भी ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है धीरे धीरे पता चलेगी, और आपको बहुत सारे आपकी मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो अब जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना काम आपका आसान हो जाएगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, नई नॉलेज से अपडेटेड रखना है। आपको नए टूल्स एंड टेक्निक्स से अपने आप को अपग्रेड करना है। आपको कोच और सिस्टम चाहिए, क्योंकि एक हिंदी में मुहावरा है, कहते हैं गुरु बिन होत न ज्ञान। आपको किसी न किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। एकलव्य ने भी मन ही मन में द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था, तभी वो तीर भी चलाना सीख पाया था। आप देखेंगे कि बचपन से लेकर अभी तक हमारे बहुत सारे कोच रह चुके हैं। पहले हमारे माता पिता हमारे कोच होते हैं, हमारे वालिद साहब, हमारे जो अम्मी है वो कोच होती हैं हमारी। फिर उसके बाद हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं जो हमें को पसंद आते हैं, जिनसे आप प्रभावित होते हैं, उनको हम मार्गदर्शक मानने लगते हैं। वो जो करते हैं, जिस तरह से करते हैं उस तरह से करने लगते हैं। हमारे जो सीनियर्स, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे फिर इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त हो सकते हैं जिसको हम अच्छा मानते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो आपको समय समय पर कोच और सिस्टम, किसी भी तरह का सिस्टम फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। स्कूल में है तो स्कूल का सिस्टम अलग, घर पे है तो घर का सिस्टम अलग, तो बिजनेस में है तो सिस्टम की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? निश्चित तौर पे पड़ेगी। तो आप बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करिए, अपग्रेड करिए, अपने आप को अपडेट रखिए। नॉलेज, नई नई नॉलेज रेगुलर बेसिस पे जो घटना घट घट रही है उससे अपने आप को अपडेटेड रखिए। इंटरनेट के टूल्स हो गए, आप अपने आप को एजुकेटेड रखिए। रेगुलर बेसिस पे जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानकारी रखिए, नई नई जो चीजें आ रही हैं, ताकि आप लोगों से बात करने में आपको टॉपिक की कमी ना रहे। और जब आप अपग्रेडेड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, और अपडेटेड रह के जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपसे बहुत खासा प्रभावित होंगे। और फिर व्हीकल आपके लिए बहुत जरूरी है, फ्रेंड्स। जैसे अगर आपको मुंबई से अगर आपको कलकत्ता जाना है,
या आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है या दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो बहुत सारे व्हीकल हैं आपके पास, बहुत सारे व्हीकल हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल पे भी जा सकते हैं, आप बाइक पे भी जा सकते हैं, बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, आप ऑटो में भी जा सकते हैं, टेम्पो में भी जा सकते हैं, ट्रक में भी जा सकते हैं, आप किसी एक 4 चक्का गाड़ी में, मारुति में भी जा सकते हैं, आप बीएमडब्ल्यू में भी जा सकते हैं, आप रोल्स रॉयस में भी जा सकते हैं, आप हवाई जहाज में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे व्हीकल हैं आपके पास। लेकिन इनमें से व्हीकल आप कौन सा चुनेंगे? वो चुनेंगे जो सबसे ज्यादा सेफ हो, जिसमें नुकसान ना हो या हमारा तकलीफ ना हो ज्यादा, वो जब से सबसे ज्यादा सेफ हो, सबसे ज्यादा समय बचाए, ऐसा ही आप चाहेंगे। अगर फ्लाइट से जाएंगे तो समय भी बचेगा और बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन आप जा तो बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लाइफ में जहां पहुंचना है, वहां आपको जल्दी पहुंचना है या लेट से पहुंचना है? आपको उस जर्नी के दौरान सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कितनी चाहिए? अगर आप पैदल जाएंगे, साइकिल में जाएंगे, बाइक में जाएंगे तो पंचर हो सकता है, और मतलब जितना छोटा वाहन होगा उतनी ज्यादा दुख तकलीफ हो सकती है। साइकिल में जाएंगे तो हवा भरानी पड़ेगी, रास्ते में बहुत बार खाना खाना होगा, भूख लगेगी, थकावट होगी। बैलगाड़ी में जाएंगे तो बैल को भी खिलाना पड़ेगा, बैल को रेस्ट देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो गाड़ी का वेर एंड टेयर होगा। लेकिन अब सबसे अच्छा क्या है? हवाई जहाज। तो अगर आपको चेन्नई जाना है और दिल्ली से, बेंगलोर जाना है दिल्ली से, तो आप जा सकते हैं इन इन सारे व्हीकल में। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या न्यूजीलैंड जाना है, या आपको मान लीजिए अगर जापान जाना है, तो कैसे जाएंगे? बाइक से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं? शायद नहीं। बैलगाड़ी से जा सकते हैं? नहीं। बाइक से जा सकते हैं, रोल्स रॉयस से जा सकते। रोल्स रॉयस एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा व्हीकल है, महंगा है, सुंदर है, और बहुत ही ज्यादा मतलब जबरदस्त एहसास देता है। लेकिन अब रोल्स रॉयस सही व्हीकल नहीं है आपको अगर जापान जाना है तो। रोल्स रॉयस एक सही व्हीकल नहीं है अगर आपको श्रीलंका जाना है तो। क्यों? क्योंकि वो माध्यम सही नहीं है वहां पहुंचाने के लिए, क्योंकि बीच में पानी पड़ेगा और पानी में तो वो चीज चल नहीं पाएगी। तो आपको वहां जाने के लिए या तो पानी का जहाज चाहिए, या तो आप हवाई जहाज चाहिए आपको। तो आपको कितनी लंबी दूरी तय करनी है, और उस दूरी तय करने के लिए आप कितना सेफली ट्रैवल करना चाहते हैं। आप जोखिम भी ले सकते हैं। कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं, वो लोग हर नए नए कॉन्सेप्ट में जाके ट्राई करते हैं, अपने लक को आजमाते हैं। तो ये लॉटरी का टिकट तो है नहीं, मेहनत वहां भी करनी है, मेहनत सब कुछ। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पटरी बनी हुई है, यहाँ पर सिर्फ आपके इंजन को चलना है। वहां पे पटरी भी नहीं बैठेगी, और प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी पता नहीं कैसी होगी, वहां लोग मैनेजमेंट क्या करेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव हर कंपनी के साथ आते हैं। तो जब उतार चढ़ाव आएंगे तो वो नैया डूब जाएगी, वो नैया तैरेगी, या क्या होगा कोई नहीं जानता, है ना। उतार चढ़ाव हर चीज में आते हैं, तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां हर कंपनी को फेस करनी पड़ती है। हमने भी कोविड के समय परेशानियां फेस की थी, लेकिन हम उभर के आए और ग्रो किया है हमने। तो हमारे पास 5, 5.5, पौने 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे पास मजबूती है। हम एक अच्छा व्हीकल है, रेनोवियंस एक अच्छे व्हीकल के साथ हैं। और अपनी जो भी अच्छा अच्छे व्हीकल के साथ, सेफ्टी वाले व्हीकल के साथ जब आप होते हैं, तो ये इस बात की पक्की गारंटी होती है कि आप अपने मतलब जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहां 100% पहुंचेंगे। आप अगर सही व्हीकल का चुनाव करते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक 100% पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप गलत व्हीकल का चुनाव करते हैं तो आपको 99 पे भी सांप काट सकता है, 23 पे भी सांप काट सकता है, और 97 पे भी सांप काट सकता है। तो आप ऐसा चांस ले ही क्यों रहे हैं? आप अमर तो नहीं है, आप अश्वत्थामा नहीं है, आप भीष्म पितामह नहीं है, आपके पास सीमित सीमित समय समय है। तो आप उसमें चॉइस क्यों ले रहे हैं? आप अपने लाइफ के या अपने फेस वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? आप अच्छे व्हीकल का चुनाव करिए। आप एक अच्छे व्हीकल में हैं, आपको अपने जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वहां जाने के लिए आपने ऑलरेडी बेस्ट व्हीकल का चुनाव कर लिया है। रेनोवियंस हमेशा बेस्ट व्हीकल का चुनाव करते हैं, वो चाहे टूल्स हो चाहे जो भी हो। एंड वी वॉक आवर टॉक, जो करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। रेनोवियंस की ये खास बात है। और आपको जीरोक्स बनना है, हालांकि जीरोक्स एक कंपनी का नाम है, लेकिन जीरोक्स मतलब फोटोकॉपी को जीरोक्स भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ जीरोक्स आपको डुप्लीकेट करना है, आपके सेल जैसे मल्टीप्लाई करती है उसी तरह से आपको डुप्लीकेट करना है। आपको यहाँ भीड़ का हिस्सा बनने में फायदा है, आपको यहाँ पर ग्रो करने में फायदा है, आपको भेड़ चाल चलने में यहाँ फायदा है। तो आपको अपनी अपलाइन की जीरोक्स कॉपी बनना है।
आपको अपने टॉप सीनियर के, आपके जो सक्सेसफुल अपलाइन है, उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी बनना है आपको सफल होने के लिए। आपका व्हाई यहाँ पर आपके ईंधन का काम करता है, तो व्हाई को निर्धारित करना आपके लिए प्राथमिकता है। एक रेनोवियन का व्हाई क्लियर होता है, तो रेनोवियन को व्हाई निश्चित करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक स्टोरी है, स्टोरी के साथ यहाँ पर मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक ज़ेन बोलकर एक विचारधारा है, या एक धर्म भी कह सकते हैं उसको। तो उसके एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे, जो कि एक जगह पर उन्होंने समाधि बनाई हुई थी, एक जगह पर वो विराजमान थे। जैसे गौतम बुद्ध बोधि ट्री के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था गया में, बौद्ध गया में। तो उनके पास डेली बहुत अलग-अलग जगह से बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे, बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग आते थे, उनसे चर्चा करने के लिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम का समाधान माँगने के लिए। तो एक दिन एक बहुत ही विशिष्ट जानकार उनके पास आए, एक बहुत और भी एक ज्ञानी महात्मा आए उनसे बात करने के लिए, और बात करने के लिए उनसे समाधान लेने के लिए आए। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, और सवाल के जवाब में भी खुद ही बोलने लगे, उनको बोलने नहीं दिए। मतलब जो ज़ेन साधु थे, उनको उन्होंने बात ही नहीं करने दी। जैसे ही वो ज़ेन साधु बातचीत करने लगते थे, उनको काट के वो खुद ही बोल पड़ते थे। तो ज़ेन साधु को बोलने नहीं दे रहे थे, वो खुद ही मतलब सवाल भी खुद ही पूछ रहे थे, जवाब भी खुद ही दे रहे थे। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आपसे मिलकर तो मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, आप तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, आप तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सारे सवाल के जवाब तो मैं ही दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं, चलिए चाय पीने चलते हैं। तो फिर वो चाय पीने जाते हैं। चाय पीने के दौरान क्या होता है कि ज़ेन साधु जो थे, जो मतलब उस पेड़ के नीचे मतलब समाधि बनाए हुए थे, या पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उन्होंने उनके कप में चाय डालना शुरू किया। और तो क्या किया, उनकी चाय जो है वो डालते गए, डालते गए, डालते गए, कप भर गया, लेकिन उन्होंने चाय डालना बंद नहीं किया, उन्होंने और चाय डालते गए, डालते गए, डालते गए। तो फिर क्या हुआ, चाय मतलब ओवरफ्लो हो गई और उनके कपड़ों में आके लगने लगी। वो जो दूसरे ज्ञानी महात्मा आए हुए थे, तो साधु, ज़ेन साधु डाल रहे हैं, और वो बोले, अरे रुक 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 जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अरे मेरा पूरा कपड़ा खराब हो गया चाय से, अरे आपको दिख नहीं रहा है क्या कि ये कप भर गया, आप और चाय क्यों डाल रहे हैं? तो ज़ेन साधु ने बोला, ज़ेन महात्मा ने बोला कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ये कप भरने के बाद भी मैं डाल रहा हूं तो कप में नहीं जा रहा है और ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक उसी तरह से आपका जो ज्ञान कोश है वो ऑलरेडी आपके ज्ञान से इतना भरा हुआ है कि आप किसी और के ज्ञान लेने के लिए, उससे नॉलेज लेने के लिए, उससे कुछ सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको पहले अपने कप को खाली करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी और से कुछ अर्जित कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। तो आप ये सोच के चलिए कि बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है आपको, बहुत सारी चीजें जानना बाकी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी है जिसको सब ज्ञान है। वो शायद ऊपर वाले को ही वो सारा ज्ञान होगा, लेकिन हमें नहीं पता है वो सारी चीजें। तो हमें अपने आप को ग्रो करना है, तो स्पंज की तरह बनना है, हमको ये मान के चलना है कि हमें कुछ नहीं आता, तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना है, हमेशा डेली बेसिस पे कुछ कुछ नया सीखना है। तो ये ज़ेन स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि एक रेनोवियन हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा अपने अंदर बेहतरी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये ए टू जेड क्वालिटीज हैं एक रेनोवियन की। ए से एम्बिशियस, बिलीफ, कमिटमेंट, डाइवर्सिटी, ईगल फिलोसफी, फियर फैक्टर, गोल, हम्बल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जॉब मेंटालिटी, किस प्रिंसिपल, लीडिंग, learning attitude, motivation, natural and neutral, optimism, professional and productive, never quit, responsible, show the plan, talk to people, update, अपने आप को अपडेट एंड व्हीकल कौन सा होना चाहिए, फिर आप वॉक द टॉक, जीरोक्स, वाई और जेन स्टोरी। ये ए टू जेड फिलोसफीज हैं जो कि एक रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर को माननी चाहिए।